गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वेद शुक्ला हाजिर हूं आपके सामने इंडिया के लार्जेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। और जैसा कि हर क्लास की शुरुआत हम अपने अन अकेडमी से रिलेटेड चंद बातें करके करते हैं, तो आज की क्लास भी हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। अन अकेडमी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चंद बातें मेरे बारे में। अबाउट मी, इट्स मी वेद शुक्ला delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help students achieve their goals. डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ एंड यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान। जी हाँ, इस वक्त अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप कोड का इस्तेमाल करते हुए फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। ना सिर्फ फ्री प्लान को, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लॉग इन करेंगे अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू। फिर आप जाएंगे माई गोल्स कैटेगरी में। माई गोल्स में आप उस गोल को चुनेंगे जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गोल को चुनने के बाद आप जैसे ही उसे सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही आपके सपनों का सफर हमारा हो जाता है और हम आपकी मंजिल में आपके हम कदम हो जाते हैं। तो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करिए और सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़िए। प्लेटफॉर्म पर फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट के तहत जिसकी पहली रैंक होगी वो 100% स्कॉलरशिप पा सकेगा 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन पर। सेकंड से थर्ड रैंक का होल्डर 50% स्कॉलरशिप का हकदार होगा और जिसकी रैंक चौथी से 25वीं होगी वो 25% स्कॉलरशिप पा सकेगा। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। मैक्सिमम मार्क्स 200 का। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 के माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। यानी वो जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी को अंजाम तक बढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आइए प्लस फीचर्स की कुछ खूबियों के बारे में जानें। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यहाँ आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में रहकर फिंगर टिप पर तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। अपने घर से तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। प्लस फीचर से जुड़ने की स्थिति में आपकी पहुंच अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी टॉप एजुकेटर एक साथ अन अकेडमी पैनल पर आपको उपलब्ध हो पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। यानी सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करके एक एक यूनिट का टॉपिक डिसाइड करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके संभावित प्रश्नों की बात करके टॉपिक की डिटेलिंग की जा रही होती है। कंप्लीट एग्जाम की आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, बल्कि फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप आप प्री मेंस इंटरव्यू का मुकम्मल सिलसिला हमारे साथ तय कर पाएंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड किए जाते हैं। यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विषय से जुड़े किसी टॉपिक विशेष को लेकर अगर किसी तरीके की शंका है तो उसका समाधान भी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत है। लाइव टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके जरिए आप इस बात का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा आपकी स्थिति क्या है। क्या समय रहते आप प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी पहले की तरह आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। कुल मिलाकर अपनी खूबियों और खामियों से परिचित होने का अवसर मुहैया कराती है ये लाइव टेस्ट सीरीज। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है। मेंस के लिहाज से आंसर राइटिंग सेशंस अरेंज किए जाते हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध है ही। प्रगति शीर्षक से यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रख करके प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। सुबह 10 बजे ये टेस्ट सीरीज आयोजित होती है, जिसमें अलग अलग विषयों को लिए डेडिकेटेड टेस्ट भी हैं और साथ ही होल सिलेबस बेस्ड टेस्ट भी, जिसे हम फुल लेंथ जीएस टेस्ट कह सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से इसे ज्वाइन करें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। लक्ष्य शीर्षक से यूपीपीएससी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज प्लस सब्सक्राइबर को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में प्लस सब्सक्राइबर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं मेंस के लिए और बेहतर तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर। बैच कोर्सेज की बात करते हैं। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री को लेकर के फरवरी 2021 से बैचेस चल रहे हैं। आप मेंस में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। प्रारंभ शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है, जबकि प्रगति शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2021 भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इन दोनों बैचेस में अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मसलन अगर आप समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी बनने का ख्वाब रखते हैं तो प्रगति शीर्षक से लॉन्च किए गए ये बैच, जो इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे। और अगर आपका टारगेट लोअर पीसीएस 2021 है तो प्रारंभ शीर्षक से लॉन्च हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
शिखर शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट भी लॉन्च किया गया है। इसके तहत यूपी ट्रिपल एससी के अधीन होने वाली सभी वैकेंसीज में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने जो है बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द इनरोल्ड हो जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मिशन खाकी शीर्षक से कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 भी लॉन्च किया गया है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इस बैच में आप जो है अपने लिए दरोगा भर्ती में एक अवसर तलाश सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 12 मंथ्स का ये प्री कम मेंस का बैच कोर्स है। और अगर आपका भी लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 में अपने लिए एक अदद सम्मानजनक सीट सुरक्षित करने का है तो ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। ये बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीओ और अन्य ऑप्शनल कोर्सेज तक आपकी पहुंच हो जाती है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो है किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से 10% छूट की सुविधा भी दी जाती है। ये छूट आप हासिल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माय रेफरल कोड इज SP वेद10। जी हाँ, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए आप 10% छूट के हकदार हो जाएंगे। मसलन 1 ईयर की फीस जो 7000 है, ये आफ्टर 10% डिस्काउंट 6300। 2 ईयर की फीस जो 8400 है, ये 10% छूट के बाद 7560 हो जाएगी। तो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। अन अकेडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन योर डिमांड। अब घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन आप अन अकेडमी के साथ कर सकते हैं। तो लॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल ऑफर के लिए अन अकेडमी। ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल। अगर आप अभी तक इन जगहों पर हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, चैनल्स पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आप जो है आपकी तैयारी के संदर्भ में अपनी बहुत सी ऐसी आवश्यक शिक्षण सामग्रियों तक पहुंच आप सुनिश्चित कर सके। दिस इज योर अन अकेडमी। ये तो अन अकेडमी से जुड़ी चंद बातें हुई। हमने उपलब्ध बैचेस, सहूलियत, सुविधाएं और रियायतों के बारे में चर्चा की। अगर अभी तक आपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर वक्त गंवाए प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और अपने सपनों का सफर अन अकेडमी के साथ जोड़िए और उन हजारों सफल छात्रों की कतार में खड़े होने का अवसर हासिल करिए जो अन अकेडमी से जुड़कर अपनी मंजिल तक जा चुके हैं। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट। जी हाँ, शाम 6 बजे के वक्त में आप मेरे साथ जुड़े हैं इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट के लिए। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन विषय को इस स्लॉट में हम जो है मेंस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं और तमाम टॉपिक हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को तमाम टॉपिक को पढ़ने पढ़ाने के क्रम में आज हम जिस टॉपिक के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म। जी हाँ, द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म। दरअसल हम जो है इससे पहले कि स्वतंत्रता आंदोलन की विधिवत शुरुआत करें और उस शुरुआत में जो है शुरुआती गतिविधियों से परिचित हों, हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि वो जो कारण हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म दिया, जिसकी वजह से भारत जो है जो धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में बटा हुआ था, क्षेत्रों में बटा हुआ था, ये धर्म एक राष्ट्रीयता की भावना से जो है उत्प्रोत हो सका, एक मंच पर आ सका। साझा हित को ध्यान में रख करके, साझा जो है चुनौतियों को ध्यान में रख करके सब जो है एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। आखिर वो परिस्थितियां कौन थी जिन परिस्थितियों ने भारत में राष्ट्रीयता के जन्म को प्रोत्साहित। ठीक है, मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। तो इस लिहाज से हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म। जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सवाल उठता है कि वो कौन से कारक हैं, कारक जिन्होंने राष्ट्रीयता के जन्म में योगदान दिया। आइए वन बाय वन करके इन कारकों की हम चर्चा करें। सबसे पहले तो सभी कारकों से हम परिचित होंगे, फिर एक एक कारक की डिटेलिंग करेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से, किस कारण ने राष्ट्रीयता को किस स्तर तक प्रभावित किया, प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रीयता के जन्म की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में राजनीतिक संस्थाओं का विशेष योगदान देखा जाता है। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, और इस क्रम में हम कांग्रेस की स्थापना के पूर्व
क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ये राष्ट्रीयता के जन्म का ही परिणाम है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के राजनीतिक संगठनों का परिचय प्राप्त करेंगे। पूर्व के राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है। तो राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, खास करके कांग्रेस की स्थापना के पहले के राजनीतिक संगठनों का योगदान राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने में, उसके लिए प्रेरक के तौर पर काम करने में क्या रहा, ये जानेंगे। साथ ही हम समाचार पत्रों और उसके साथ साथ साहित्यों के राष्ट्रवाद की भूमिका, के राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन में भूमिका को भी परखेंगे। समाचार पत्रों और लिटरेचर की क्या भूमिका रही, किस तरीके से जो है उस अवध में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में ने और साहित्यों ने जो है योगदान दिया राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, राष्ट्रीयता के विकास में। साथ ही हम अंग्रेजी शिक्षा के योगदान की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में वो अंग्रेजी शिक्षा जो अंग्रेज लाए तो थे अपने सहूलियत सुविधा की दृष्टि से, भारतीयों को जो है, भारतीयों का अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मदद हासिल करने के लिए, उन्हें इस कैपेबल बनाने के लिए कि वो हम उनका सहयोग कर सकें। लेकिन इस अंग्रेजी शिक्षा ने जो है राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस तरह से निभाई और किन किन चरणों में हम इसे देख सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यानी अंग्रेजी शिक्षा का योगदान राष्ट्रवाद के विकास में। ठीक है। इसके साथ ब्रिटिशर्स की भारतीयों के प्रति, भारतीयों के प्रति जातीय विभेद की नीति भी बहुत बड़ा कारण रही, जिसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। भारतीयों ने जाना कि किस तरीके से वो लगातार हमारी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, और इस वजह से जो है हम एक मंच के तले एक जो है एक राष्ट्र की भावना की तरफ बढ़ सके। ठीक है। तो इसका अध्ययन भी करना होगा। साथ ही उस अवध में घटने वाली प्रमुख विदेशी घटनाओं से भी परिचय होना चाहिए। कौन सी घटनाएं थी और किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विदेशी घटनाएं जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हो सकी। न सिर्फ इतना, बल्कि अंग्रेजों द्वारा समय समय पर किए जाने वाले सुधार कार्य, ठीक है, और खास करके परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संचार के साधनों का विकास। ठीक है। इन सब के साथ साथ अंग्रेजी सत्ता या औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारत में आर्थिक बदहाली के लिए जो है मार्ग प्रशस्त करना, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था, इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीयता की विचार को जन्म दिया। ठीक है। और एक और अन्य घटना जिसने जो है भारतीयों की आंखें खोल दी, हिल्बर्ट बिल विवाद नाम से जिसे हम जानते हैं, हिल्बर्ट बिल विवाद, इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे भी जो है भारतीयों की आंखें खुल सकी और उन्होंने ये जाना कि अंग्रेज जो है किसी भी कीमत पर जो है भारतीयों के साथ खुद को रखने को तैयार नहीं है। हिल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उस अवधि में वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी, प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहन दिया। तो इसका भी हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। तो
तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, उसके लिए उत्तरदायी कारकों और कारणों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमें ये किन किन भागों में देखना है। हमें अव्वल तो राजनीतिक संस्थाओं का योगदान देखना है, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीयता का विचार जो है प्रसारित हो सका। साथ ही समाचार पत्रों और साहित्यों के राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन में भूमिका का भी परिचय प्राप्त करना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से भारतीयों को झकझोर दिया और भारतीय जो है इस बात के लिए प्रेरित हुए कि वो जो है एक राष्ट्र की अवधारणा की तरफ काम करे, क्योंकि सबके हित साझा हैं, सबकी चुनौतियां साझा हैं, सबकी मुश्किलें साझा हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई अंग्रेजी शिक्षा और उसके जरिए जो है लॉक, वॉल्टेयर, मार्क्स, रूसो, ठीक है, जैसे विचारकों को पढ़ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे विचारों से परिचित होना, आधुनिक लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं से परिचित होना जो है भारतीयों की राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होगा, का भी अध्ययन करेंगे। वायसराय लॉर्ड लेटन की तमाम प्रतिक्रियावादी नीतियां, जिसकी बदौलत जो है भारतीय विवश हुए कि वो जो है एक बैनर के तले आ सकें, एक राष्ट्र की अवधारणा की तरफ बढ़ सकें। ब्रिटिशर्स भारतीयों के प्रति प्रजातीय विभेद की नीति अपनाते थे। ये प्रजातीय विभेद की नीति जो है ये बता देने के लिए काफ़ी थी कि अंग्रेज जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए टिके हुए हैं। भारतीयों के कल्याण और भारतीयों को लेकर उनके मन में कोई सद्भाव नहीं है। एल्बर्ट बिल विवाद, जिसने ये बात एकदम उजागर कर दी कि अंग्रेज जो है किसी भी सूरत में भारतीयों को बराबरी का दर्जा देने की स्थिति में नहीं है। वो किसी भी भारतीय को श्रेष्ठ नहीं मानते किसी अंग्रेजी या किसी गोरे व्यक्ति की बनिस्बत। ठीक है। प्रमुख विदेशी घटनाएं उस वक्त घटी जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन दिया, जिसमें अमेरिका और फ्रांस में होने वाली घटनाएं हैं, फ्रांसीसी क्रांति है, इसका भी परिचय प्राप्त करना होगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया गया, दूर दराज के लोग इसके जरिए एक दूसरे से जुड़ सके, और जब जुड़े तो देखा उनकी समस्याएं, मुश्किलें सब एक जैसी हैं, तो उनमें एकता का, सामंजस्य का भाव खुद ब खुद जगा, जो आगे चल करके राष्ट्रीयता के विचार में परिवर्तित हुआ। इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन हमें करना है और ये जानना है कि इन पहलुओं के अंतर्गत जो है कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां हुई जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता का जन्म किया। ठीक है, आइए देखें। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिन्होंने राष्ट्रीयता के विचार को बहुत तेजी से प्रसारित किया और इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, दरअसल 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे तो सामाजिक और धार्मिक, लेकिन इसके बावजूद वे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति पुनः श्रद्धा उत्पन्न करने के साथ ही साथ भारतवासियों में एक नया साहस और विश्वास भर दिया, जिसके सहारे वे बाद में विदेशियों का सामना कर सके और एक जो है एकताबद्ध हो करके अंग्रेजों को चुनौती देने का साहस जुटा सके। ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारत में समाज में व्याप्त वैमनस्य और धार्मिक जो है कुरीतियों को दूर किया। इससे जो है आपस का सौहार्द मजबूत हुआ और आपसी सौहार्द, तालमेल, सामंजस्य के मजबूत होने का परिणाम एकता, अखंडता की तरफ जो है प्रशस्त होना है। और ये एक भारत, अखंड भारत जो है ये राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक साबित होगा। तो इस तरीके से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही राष्ट्रीयता के प्रचार में। ठीक है। देखिए, उस दौरान के तमाम सामाजिक धार्मिक सुधारों के स्टेटमेंट कौन से हैं जो इस बात के लिए को के द्योतक है कि वो किस तरीके से अपने इन गतिविधियों के जरिए, वो चाहे सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म की गतिविधियां ही क्यों ना हो, राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे लोगों में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि प्रमुख थे। इनमें स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। स्वामी दयानंद ने तो यहाँ तक उद्घोषणा कर दी कि भारत भारतीयों के लिए है। जी हाँ, भारत भारतीयों के लिए। ये जो भारतीय शब्द है ना, ये एक तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा का ही परिणाम है। ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर भारतीय एक है। ठीक है। हर क्षेत्र का निवासी वो क्या है, इंडियन है, भारतीय है। यानी इस तरीके से राष्ट्रीयता के विचार का जो है प्रसार किया जा रहा है और स्वामी दयानंद का ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता नजर आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे देश को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिनका शरीर लोहे का बना हो, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका प्रतिरोध ही ना किया जा सके। जी हाँ, इस तरीके से वो सभी भारतीयों को जो है, भारत के सभी पुरुषों का आह्वान कर रहे हैं कि वो जो है मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जो है भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आएं और जो है इस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना का प्रोत्साहन स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों में से एक रहा। ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट, वही एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर भारत आई थी,
वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका उद्देश्य सभी पूर्वी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था, जिसकी स्थापना जो है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट आई तो थी पूर्वी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के मकसद से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के, हालांकि आगे चल करके अलकॉट की मृत्यु के बाद ये उसकी अध्यक्षा भी बनेंगी, लेकिन बहुत जल्द जो है इन्होंने भारत के से जुड़ाव महसूस किया। इनके हृदय में भारतीयों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ, जो दिन ब दिन भारतीयों की दुर्दशा पर होता रहा। परिणाम ये हुआ कि भारतीयों के लिए जो है भारतीयों के हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रयासरत हो गई, और बहुत जल्द जो है इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू कर दी। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। इस तरीके से पूर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति, ठीक है, सारे बंधनों से मुक्त व्यक्ति को मुक्त करने पर इन्होंने जोर दिया, और ये बात स्पष्ट की कि जब व्यक्ति इन तमाम बंधनों से मुक्त होगा तो वो स्वतंत्र देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकेगा। इसमें भी आप राष्ट्रवादी विचारधारा का जो है झलक पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार में अपना योगदान दिया। चलते हैं अगले कारक की तरफ। समाचार पत्र तथा साहित्य का राष्ट्रीयता के विकास में योगदान क्या रहा, ये देखिए। देखिए, प्रेस तथा समाचार पत्रों ने देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में पर्याप्त योगदान दिया है। सन 1870 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत में लगभग 650 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे, और इनमें से अधिकांश पत्र देसी भाषाओं में छपते थे। भारतीयों के हाथ में प्रेस ने एक नई शक्ति का रूप धारण कर लिया, और समाचार पत्र राजनीतिक शिक्षा देने तथा राष्ट्रीयता को जागृत करने में अधिक उत्साह से काम करते नजर आने लगे। जी हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों ने इस जिम्मे को उठाया कि वो स्वयं तो जागृत हुए ही, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को निचले स्तर तक जगाने का प्रयास किया, उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता का भाव जागृत किया, और राजनीतिक तौर पर उन्हें अवेयर करने का प्रयास किया। अगर हम देखें तो 1885 ईस्वी के पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो कुछ यूं हैं। हिंदू पैट्रियाट, द इंडियन मिरर, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, पब्लिक ओपिनियन, सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, बॉम्बे समाचार, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, मराठा और केसरी, द हिंदू, द स्टैंडर्ड, स्वदेश मित्र, ट्रिब्यून, हेराल्ड, एडवोकेट जैसे समाचार पत्रों ने अपने प्रकाशित सामग्रियों के माध्यम से लोगों में जागृत लाने का प्रयास किया, और उन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक आंदोलन के लिए तैयार किया, और इस तरीके से राष्ट्रवादी भावना के उदय में ये सहायक हो सके। न सिर्फ पत्रकारों बल्कि साहित्यकारों की भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उन्होंने विविध विधाओं के द्वारा अपनी राजनीतिक चेतना का, भारतीयों में राजनीतिक चेतना के विकास के लिए कार्य किए। ठीक है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, आनंद मठ तथा दुर्गेश नंदिनी नामक जो है पत्रिकाओं के माध्यम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों के माध्यम से, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तकों का प्रकाशन करके भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार किया। तो इस तरीके से आपने जाना कि जो है समाचार पत्र और साहित्यों का प्रकाशन भी जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए प्रेरक का काम कर रहा है, और इससे राष्ट्रीयता के जन्म को जो है प्रोत्साहन मिल सकेगा। ठीक है, आइए देखें कि किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा एवं विदेशी घटनाओं ने राष्ट्रीयता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किया था, किंतु 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर दी, और उन्हें आधुनिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। जी हाँ, भारत में जब राजनीतिक सत्ता हथिया चुके थे अंग्रेज, तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि प्रशासनिक व्यवस्था कायम करें। इस प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत थी। मानव संसाधनों के तौर पर वो अंग्रेजों के पर बहुत निर्भरता अपनी नहीं रख सकते थे, उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था, जिसकी प्रमुख वजह ये थी कि ये बहुत कम जो है वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते। अंग्रेज अपेक्षाकृत जो है ज्यादा वेतन लेते, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर ज्यादा आर्थिक बोझ आ सकता था।
इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को जो है महत्व दिया। लाए तो थे वो इस उद्देश्य से कि इस अंग्रेजी विद्यालय में या स्कूल में शिक्षित लोग जो है शक्लो सूरत से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन ये बेसिकली हो जाएंगे विचारधारा से अंग्रेज, और इस तरह से अंग्रेजों के जो है व्यवस्था का पोषक साबित होंगे, उनके समर्थन में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन उच्च मध्यम वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय लोगों ने जब शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, तो उन्होंने लॉक को पढ़ा, वॉल्टेयर को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, मिल्टन को पढ़ा, मिल को पढ़ा, और ऐसे ऐसे में उन्होंने जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे विचारधाराओं से परिचय प्राप्त किया। लोकतंत्र जैसी आधुनिक अवधारणा से वो परिचित हुए। इससे उनकी जो है बौद्धिक जड़ता, मानसिक जड़ता समाप्त हो गई। वो खुद तो जगे ही, उन्होंने खुद जग करके भारत के अन्य वर्ग के लोगों को जगाने का जिम्मा भी उठाया, और इस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा ने जो है वो राष्ट्रीयता के विचार को जो है आगे बढ़ाने में मदद अदा की। ठीक है। पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, फ्रांस की महान क्रांति जो 1789 में हुई थी, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियों और इनके राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने पर्याप्त सहायता की। लोग, पढ़े लिखे लोग ये जान पाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों सफल हुआ, किन कारणों से सफल हुआ, क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे आप औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूती से उठा सके। ठीक है। और क्या और साथ ही उत्साह भी बढ़ा। अगर यहाँ पर ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सफल हो सकता है, फ्रांस में सफल हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं। परिणाम स्वरूप जो है भारत में जो है राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहन मिलेगा और लोग एक मंच पर आने के लिए अग्रसर होंगे। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने मिल्टन, रूसो, मिल, मैजनी, गैरिबाल्डी जैसे विद्वानों के दर्शन से परिचय प्राप्त किया, और भारतीय शिक्षित वर्ग जब इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ, तो उसने अन्य लोगों तक इनके विचारों को पहुंचाने का काम शुरू किया, और इससे भारतीयों की जड़ता समाप्त हो सकी। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं ने जो तत्कालीन समय में घटी थी, राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ेंगे। देखिए, समान शिक्षा प्रणाली पूरे भारत में लागू की गई, और इस समान शिक्षा प्रणाली ने देश के एकीकरण में भी सहायता की। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेशी दासता को अपमान समझने लगे, और व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए खुद को संगठित करने लगे। मैकडोनल्ड कहते हैं कि पश्चिमी दार्शनिकों ने से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर, किससे, पश्चिमी फिलोसफर से, वेस्टर्न फिलोसफर से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत को सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। जी हाँ, मैकडोनल्ड का ये कथन एकदम सही प्रतीत होता है, क्योंकि जब वो खुद जो है परिचित हुए, उन्होंने जाना जो है कि पाश्चात्य देशों में किस तरीके से लोगों के अधिकार सुरक्षित नजर आते हैं, स्वतंत्रता की अवधारणा जो है स्थापित की गई है, तो वो इसको भारत में भी लागू कराने के लिए जो है संकल्पबद्ध होंगे, और परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार के समक्ष इस संदर्भ में जो है मांगे प्रस्तुत करने लगेंगे। वो मांगे जो पुरजोर तरीके से रखी जाएंगी। ठीक है। एक अन्य कारण जिसने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में मदद पहुंचाई, राष्ट्रीयता के विचार को बढ़ावा दिया, वो थी प्रजातीय विभेद की नीति। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत, हाँ, का जबरन भारतीयों पर रोपण किया जा रहा था, जिसके तहत उनका मानना था कि जो है अंग्रेज सबसे उच्च प्रजाति के लोग हैं, और भारतीयों पर उनको जो है स्वाभाविक तौर पर शासन का अधिकार है। ठीक है। तो ये जो उनकी नस्लीय श्रेष्ठता की विचारधारा है, ये उनको प्रजातीय विभेद के लिए जो है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है इंस्पायर करती है, और अंग्रेजों के द्वारा इस प्रजातीय विभेद की नीति का अपनाया जाना, ये आग में घी का काम करेगा। ठीक है। इससे आग और अधिक प्रज्वलित हो उठेगी, और अंग्रेज जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे, वे भारतीयों के प्रति अपमान और घृणा की दृष्टि रखने लगेंगे। परिणाम स्वरूप भारतीय खुद को उपेक्षित अपने ही देश में महसूस करेंगे, पददलित महसूस करेंगे, जब वो देख रहे हैं कि भारतीय के ही संसाधनों का, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल करके इंग्लैंड में तरक्की आ रही हो। ऐसे में वो अपने ही प्रति अपमानजनक जो है रवैये को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होंगे, और इस प्रजातीय विभेद की नीति का परिणाम ये होगा कि औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारतीय एकजुट होते नजर आएंगे। दरअसल
प्रजातीय विभेद की नीति कुछ इस हद तक लागू थी कि रेल के प्रथम श्रेणी में या उस डिब्बे में जिसमें अंग्रेज सफर कर रहे हों, कोई भारतीय सफर नहीं कर सकता था। ठीक है। माना जाता था कि वो जो है भारतीयों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि भारतीय इस स्तर के नहीं, इस लेवल पे नहीं है कि वो अंग्रेजों के साथ जो है बैठ सके, उनके साथ जो है सफर कर सके। यही नहीं, बल्कि उनके जरिए यूरोपियन क्लबों की स्थापना की गई थी, जहां पर भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था। अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। आगे चल करके इसी इशू पर जो है एल्बर्ट बिल विवाद होने वाला है। उस एल्बर्ट प्रस्ताव में, जिसमें एक बार ये स्वीकार लिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश जो है अंग्रेजों अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई करेंगे, जिसका अंग्रेजों ने बड़े पुरजोर तरीके से विरोध किया था। तो भारतीयों की आंखें खुल गई कि जो व्यक्ति इस हद तक जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि किसी भारतीय न्यायाधीश के न्यायालय में अपने मुकदमे की सुनवाई तक नहीं कराना चाहता, ऐसे जो है व्यक्ति को भारत में रहने का हक नहीं है, और भारतीयों को अपनी समस्याओं, चुनौतियों और इस अपमान के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ठीक है। इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के समान अपराधों के लिए भी अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी, जबकि उसी अपराध के लिए जो किसी भारतीय ने किया हो, ज्यादा सजा उसे दी जाती थी, ज्यादा दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है। इस विभेद की नीति से भारतीय प्रभावित हुए, परिणाम स्वरूप उनमें एकता, राष्ट्रीयता और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना एक साथ बलवती होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट। इस सब पर जो है लॉर्ड लिटन का शासन और उसके शासन के दौरान अपनाई गई प्रतिक्रियावादी नीति ने जो है लोगों को और आक्रोशित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार होंगे। अगर लॉर्ड लेटन के शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों को देखें, तो उनमें उसके द्वारा विदेशी नीति के तहत अपनाई गई अफगान नीति महत्वपूर्ण है। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने की उसकी मंशा ने जो है अफगान पर उन्हें आक्रमण करने के अफगानिस्तान पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया था। इसी के समय में दुर्भिक्ष और महामारी का जो है, जो कि व्यापक स्तर पर फैली हुई थी, इसके बीच में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जिस समय भारतीय कराह रहे हैं, जिस समय भारतीय जो है दाने दाने के मोहताज हैं, अकाल से पीड़ित हैं, उनकी समस्या को नजरअंदाज करके एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लेटन के द्वारा किया जाना भारतीयों को नागवार गुजरा, और वो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुए। ठीक है। रानी विक्टोरिया को उसी दिल्ली दरबार के दौरान भारत की महारानी घोषित किया गया। भारतीयों को अब ये बात स्पष्ट समझ में आ चुकी है कि अब भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं रहा, और स्वतंत्रता को पूरी तरीके से जो है अवरुद्ध कर देने का प्रयास भी किया जा रहा है। भविष्य में भी जो है भारतीयों के लिए ये चुनौती पेश होती रहेगी, जिसकी बदौलत जो है वो एकजुट होने की दिशा में बढ़ेंगे। भारत के जन आंदोलन को समाप्त करने के लिए लॉर्ड लेटन के ही समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगने से भारतीयों का आक्रोश बढ़ेगा। वो जान जाएंगे कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते कि हम जो है अपने हक की आवाज उठाएं या अन्य भारतीयों को जागरूक करें। इस रोशनी में इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय एकजुट होने की तरफ बढ़ेंगे। आईसीएस की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लेटन के समय में, जिसके पीछे हिडन मोटिव था कि भारतीयों को इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर ना दिया जाए, क्योंकि साधारण भारतीय 19 वर्ष की अवस्था तक इतना जो है जागरूक नहीं है कि वो आईसीएस की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाए, और उन्हें पता था कि अगर एज को कम कर देंगे तो भारतीय इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे और भारतीयों का उच्च पदों पर नियुक्त होना लगभग बाधित हो जाएगा। यही नहीं, बल्कि आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों को शस्त्र रखने की आज़ादी नहीं दी गई थी। तो लॉर्ड लेटन के द्वारा अपनाई गई ये नीतियां राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि इन नीतियों से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोग हैं, वो चाहे जो है उत्तर के रहने वाले हों या दक्षिण के। इसलिए एक साथ साझा जो है तकलीफ, साझा चुनौती के समाधान की तरफ अग्रसर होंगे। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसकी उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जनजीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और ये एकदम सही है। ठीक है। आगे चलेंगे। एल्बर्ट बिल विवाद, जी हाँ, वो विवाद जिसने जो है भारतीयों की आंखें खोल दी और ये बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय जो है कितना भी काबिल क्यों ना हो जाए, वो अंग्रेजों की समकक्षता को प्राप्त नहीं कर सकता। अंग्रेज उसे अपने लेवल पे जो है अपने स्तर पर नहीं देखना चाहते। दरअसल एल्बर्ट बिल वायसराय के कानूनी सदस्य सर सीपी एल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर
भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। एल्बर्ट बिल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और भारतीय प्रजा के बीच जातीय भेदभाव दूर करना था। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, तो जब इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा इस विषय पर विरोध किया जाएगा तो ये बात खुलकर सबके सामने आ जाएगी कि वो भारतीयों को किस हद तक उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अतः भारतीय जो है एकजुट होने की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता ने इल्बर्ट बिल का जोरदार स्वागत किया था अंग्रेजों के तीव्र विरोध के आगे, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उसने इल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया और ये व्यवस्था कर दी कि किसी अंग्रेज अभियुक्त के भारतीय जज अथवा मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए जाने पर वह मांग कर सकता था कि सेशन जज के सामने मुकदमा जूरी के द्वारा सुना जाए और जूरियों में कम से कम आधे अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो इस बिल को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना भारतीयों को पूरी तरीके से जो है आक्रोशित कर देना होता। इसलिए उन्होंने जो है इस बिल में संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि अगर कोई अंग्रेज अभियुक्त किसी भारतीय जज या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो तो ये मांग कर सकता है कि उसके मुकदमे की सुनवाई सेशन जज के सामने हो और जूरी के जरिए की जाए और उस जूरी में आधे से ज्यादा जो है कम से कम आधे अंग्रेजों का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एल्बर्ट बिल ने जो है भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा और अंग्रेजों का वास्तविक चेहरा उन्हें दिखाया। ठीक है, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। वैसे तो अंग्रेजों ने परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास इस उद्देश्य से किया था कि दूर दराज के क्षेत्रों को वो बंदरगाहों से कनेक्ट कर पाएंगे ताकि दूर दराज से कच्चा माल भारत के बंदरगाहों पर ला सके और उसे जो है इंग्लैंड भेज सके और वहां से उत्पादित माल को जो है वापस जब वो बंदरगाहों के जरिए मतलब समुद्री मार्ग के जरिए बंदरगाह पर उतारे तो फिर उसे फिर उन्हीं संचार साधनों और परिवहन के साधनों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाएं और उसका वितरण कर सकें। ठीक है, तो भारत में बाजार के विकास को ध्यान में रख करके परिवहन का विकास किया गया था, लेकिन इस विकास ने जो है भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अब जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों का आवागमन आसान हो गया। पहले जब परिवहन के साधनों का विकास नहीं था तो कश्मीर में बैठा व्यक्ति वो कन्याकुमारी की समस्याओं से परिचित नहीं हो सकता था, वहां के लोगों की मनोभावना से परिचित नहीं हो सकता था। जब ये दोनों सुगमता से एक दूसरे से मिलने लगे तो इन दोनों ने देखा कि इनकी चुनौतियां मुश्किलें परेशानियां सब एक जैसी हैं और इनका शत्रु भी एक ही है। ऐसे में उस शत्रु के विरुद्ध ये एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहन मिलेगा। आइए देखें जरा, रेलवे, कार, डाक आदि परिवहन तथा संचार के साधनों के विकास ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसने सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा देकर समस्त भारत में भावनात्मक एकता को सुदृढ़ किया। 1865 में एडिसन ने इसी संदर्भ में कहा था कि भारत के लिए रेलवे वह कार्य करेगी जो बड़े बड़े राजवंशों ने पहले कभी नहीं किया। जी हाँ, भारत को एकता के सूत्र में बांधने में भारत के बड़े राजवंश भी असफल रहे, लेकिन रेलवे का आगमन जो है इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देता नजर आता है। इस तरह से परिवहन और संचार के साधन भी जो है भारतीयता के राष्ट्रीयता के विचार में सहायक होंगे। ठीक है, बिगड़ती आर्थिक दशा। जी हाँ, अंग्रेजों की धन निष्कासन नीति के कारण, जैसा कि हमने एक टॉपिक ही बनाया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें हमने दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का जो है विश्लेषण किया था। साथ ही में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि आरसी दत्त ने लिखी थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है, उससे भी हमने परिचय प्राप्त किया था। तो हमने ये जाना है कि भारत से जो है लगातार धन का निष्कासन हो रहा था। लगभग अंग्रेजी व्यवस्था एक स्पंज की तरह काम कर रही थी। वो स्पंज जो गंगा से जल को निचोड़ता था और टेम्स में ले जाकर के उसे ड्रॉप कर देता था। इस तरीके से भारत की लाश पर चढ़कर लगातार इंग्लैंड में तरक्की आ रही थी और भारत दिन ब दिन कंगाल बदहाल होता। तो भारत की ये जो बदहाल आर्थिक व्यवस्था है, ये यहाँ के कला कौशल को नष्ट कर देगी, व्यापार का पतन कर देगी, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगार लोग जो है अपनी मुश्किलों में घिरे होने के साथ साथ अपने शत्रु के प्रति लामबंद भी होंगे। ठीक है, अंग्रेजों के मुक्त व्यापार की नीति के कारण हमारे बाजार विदेशी वस्तुओं से पट रहे थे। गरीबी और बेकारी से लोग तंग आ गए थे। उधर आए दिन अकाल की स्थिति को और अकाल और दुर्भिक्ष इस बेरोजगारी की स्थिति को और भयावह बना रही थी। ऐसी परिस्थिति में विदेशी राज्य के प्रति घृणा और नफरत को जो है जन्म दिया और उसके परिणाम स्वरूप लोग एकता की ओर बढ़ सके। ठीक है, देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं ने क्या योगदान दिया भारतीय जो है राष्ट्रवाद के विकास में। दरअसल सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की ही तरह
19वीं शताब्दी में कुछ राजनीतिक संगठन भी बने जिन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास किया। ऐसी संस्थाओं में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व गठित संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, जो द्वारकानाथ टैगोर ने गठित की थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन प्रमुख हैं, जो अपने निहित उद्देश्यों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक मंच से जो है अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इस तरीके से इन राजनीतिक संस्थाओं ने भी जो है लोगों में राजनीतिक विचारधारा का प्रसार किया और उनको राजनीतिक तौर पर शिक्षित किया और एकजुट। ठीक है। इन संस्थाओं ने प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों द्वारा सरकार पर राजनीतिक अधिकारों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दबाव डाला। इससे भारतीयों में ये आशा जगी कि संगठित होकर सरकारी अत्याचारों का मुकाबला किया जा सकता है और वो संगठित होने की तरफ अग्रसर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसके पीछे के कारक और उन कारकों का योगदान। फिलहाल के लिए मुझे आप इजाजत देंगे। दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बात बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना चुके हैं और बना ही लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। माय रेफरल कोड इज SPVED10। जी हाँ, इस रेफरल कोड को यूज करने की स्थिति में आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का कोर्स लेते वक्त 10% छूट की सुविधा मिलती है प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे मेंस की दृष्टि से भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन विषय को लेकर के। ध्यान रखिए, सुबह 7 बजे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं जो है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन विषय के लिए, तो वो प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है। उसके तहत हम जो है स्टेट कमीशन के साथ जो है सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं, और मेंस की बात जब हम कर रहे हैं तो हम स्टेट कमीशन पर फोकस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।